साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया और गरीब देश जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है। ये देश सूडान से 2011 में अलग होकर साउथ सूडान बना। आज़ादी मिलने के बावजूद भी ये देश बेसिक नीड से ऊपर उठ नहीं पाया। बीमारी, भूखमरी और जंग जैसे हालात में जी रहा है। नया देश होने के बावजूद भी लोग रोटी के लिए तरसते हैं। देश के हर कोने में संघर्ष दिखती है। आज भी लोग मिट्टी के घर में बिना बिजली के रहते हैं। लोगों के जीवन का मकसद कुछ बनना नहीं बल्कि पेट भरना है, क्योंकि दिमाग में मकसद तभी आता है जब पेट भरा हुआ होता है। गांव के लोगों का एक ही काम था, सुबह जल्दी उठकर दूर से पानी लेकर आना, फिर जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आना और उसके बाद रोटी की तलाश। और हर दिन खाना मिल जाए ये भी गारंटी नहीं है। उनके जीवन का एक ही सपना है कि पेट भरना है, क्योंकि भूख के आगे सारे सपने छोटे पड़ जाते हैं। आखिर इतना क्रूड ऑयल का भंडार होने के बावजूद भी ये देश इतना पिछड़ा क्यों है, जानते इस वीडियो में साउथ सूडान की कहानी। साउथ सूडान का दर्द आजादी से पहले शुरू हुआ। 1955 में सूडान के साथ जंग शुरू होती है जो 2005 तक चलती है, मतलब पूरे 50 साल। और इस तरह एक पीढ़ी ने पूरी अपनी जिंदगी जंग में ही बिता दी। इस सिविल वार में लाखों लोग मारे गए और उनका कसूर, उनका दोष यही था कि वो साउथ के रहने वाले थे। स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल्स खत्म हो गए, गांव के गांव खाली हो गए और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बॉम्ब से उड़ा दिए गए। सड़कें कभी बनी नहीं, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के अंदर कैंप्स हुआ करता था, या तो रिफ्यूजी का या फिर मिलिट्री का। हर माँ ने अपना बेटा खोया, हर बेटे ने अपना पिता खोया। और इस तरह लाखों लोगों के बलिदान के बाद साउथ सूडान सूडान से अलग होकर आज़ाद बन गया। लोगों ने सोचा अब जंग खत्म हो गई, आज़ादी के बाद देश में शांति होगी, पीस होगा, अमन होगा। हर इंसान की आंखों में खुशी झलकने लगी। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, खेतों में हल चलने लगे, हॉस्पिटल्स खुलते गए। ऐसा लग रहा था कि साउथ सूडान अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा है। लेकिन 2013 में यह सपना पूरी तरह से टूट गया और इस बार दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि अपने घर के ही थे। हेड ऑफ द फैमिली प्रेसिडेंट साल्वा किर और वाइस प्रेसिडेंट रिक माचार। और इन दोनों के बीच पावर का झगड़ा होता है। ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज के थे। प्रेसिडेंट दिनका कम्युनिटी से और वाइस प्रेसिडेंट न्यूर कम्युनिटी से। और धीरे धीरे दोनों का टकराव राजनीति से ऊपर उठकर जातीय हिंसा में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह फिर से बचपन खो गया, स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बैटलफील्ड बन गए। हर गांव में अपनी सेफ्टी के लिए लोग हत्या करने लगे। आजादी जिसका सपना एकता था वो कम्युनिटी नफरत के आग में जलकर राख हो गया। और इस तरह 2013 से 18 तक साउथ सूडान सिविल वॉर के अंधेरे में डूब गया। रिफ्यूजी कैंप उगांडा, केनिया और इथोपिया तक भर गए। लोग खुद का घर जलता छोड़कर भाग गए। बच्चों के हाथों में पेन की जगह बंदूक थमा दी गई। भाई भाई के खिलाफ हो गया। माओं को यह डर सताने लगा कि उनके बेटे शाम तक जिंदा लौटेंगे या नहीं। देश ने जो खोया उसका हिसाब किसी के पास नहीं था। हर बार साउथ सूडान संभलने की कोशिश करता था, लेकिन कोई न कोई नया कॉन्फ्लिक्ट साउथ सूडान को उसी जगह पर पटक देता था। और इस तरह साउथ सूडान 50 साल पीछे चला गया और उसी हालत में जीने लगा जो वो पहले जीता था। और एक बार फिर से वो तस्वीर सामने आ गई जो 1993 में साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर केविन कार्टर ने ली थी, जिसमें एक भूखा बच्चा जमीन पर पड़ा था और एक गिद्ध उसका मरने का इंतजार कर रहा था। उस तस्वीर का नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। और ये तस्वीर साउथ सूडान की पेनफुल रियलिटी को सामने लेकर आई, जिसमें बीमारी, भूखमरी आम बात थी। और इस अकाल को पिक्चर में कैप्चर करने के लिए केविन कार्टर को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पुलित्जर अवार्ड यानी अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, जो सच्चाई, गहराई और सोशली सेंसिटिव रिपोर्ट या क्रिएशन के लिए दिया जाता है। और इस अवार्ड के बाद केविन कार्टर रातों रात फेमस हो जाते हैं। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर केविन कार्टर से पूछते हैं कि उस समय कितने गिद्ध थे, जब केविन कार्टर जवाब देते हैं उस समय एक ही गिद्ध था, तो रिपोर्टर कहते हैं उस समय एक नहीं बल्कि 2 गिद्ध थे, एक
जो बच्चे का मरने का इंतजार कर रहा था और दूसरा उसकी फोटो ले रहा था। ये बात केविन कार्टर के दिल में इतनी चुभी कि कुछ समय के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने एक आईना था। साउथ सुडान देश नहीं बल्कि हकीकत बन गया। एक भूखा बच्चा, एक मौत का इंतजार करता हुआ गिद्ध और एक मजबूर फोटोग्राफर, ये तीनों इस तस्वीर में बसे थे। ये तस्वीर बयां करती है कि 21वीं सदी में भी एक ऐसा देश है जहां कोई बीमार हो जाए उसका मतलब या तो घाव सह लो या फिर मौत का इंतजार करो, क्योंकि 80% गांव में हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं। यहाँ के 70% से भी ज्यादा लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बच्चों की डेथ रेट सबसे ज्यादा है। सोचिए, जिस देश में जन्म होते ही मौत का डर सताए तो क्या इसे जीना कहेंगे या फिर मौत का डर कहेंगे। और बचे हुए लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूख। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के 70% से भी ज्यादा लोग भरपेट खाना तक नहीं खा पाते हैं। कुपोषण से हर दिन बच्चे मरते हैं। औरतें मां बनने से पहले भूख से लड़ती है। मजदूरी करने से पहले लोग भरपेट खाना तक नहीं खा पाते हैं। जीडीपी का बड़ा हिस्सा फॉरेन एड से आता है। एनजीओज, यूनाइटेड नेशंस और डेवलप्ड कंट्रीज की मदद से देश की सांसें चल रही है। लेकिन जब मदद पर ही निर्भर रहना पड़े तो डेवलपमेंट एक सपना और जिंदगी डोनेशन बॉक्स बन जाती है। आज भी साउथ सुडान के लोगों की एवरेज मंथली इनकम 1500 से 2000 रुपए तक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए पर डे। ना टीवी, ना स्मार्टफोन और ना ही सोशल मीडिया का एडिक्शन। इंटरनेट डेटा इतना महंगा है कि 1 GB इंटरनेट डेटा लेने के लिए उनको 10 दिन तक काम करना पड़ता है, तब जाकर 1 GB इंटरनेट डेटा वो खरीद सकते हैं। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत साउथ सुडान की हकीकत बन चुकी है। देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इन दोनों का टकराव इन दोनों का नहीं बल्कि दो कम्युनिटीज का बन गया। 2013 में शुरू हुआ ये संघर्ष देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। हालांकि 2018 में एक रिवाइटलाइज्ड पीस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन आज भी ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। देश के हर कोने में वायलेंस अभी भी जिंदा है। सरकार तो है लेकिन लोगों का उस पर विश्वास नहीं। कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं। उनका भरोसा सिर्फ उनके हौसलों पर टिका हुआ है। जिस देश के लोग दुनिया के सबसे लंबे लोगों में गिने जाते हैं, उस देश की गरीबी उनका कद हर दिन छोटा कर रही है। एवरेज हाइट 6 फीट से ज्यादा होने के बावजूद भी साउथ सुडान के लोगों के पेट खाली है, जेब खाली है, लेकिन सर्वाइवल का जज्बा अभी भी जिंदा है। हालांकि साउथ सुडान के पास क्रूड ऑयल का खजाना भी है, लेकिन ये देश उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि साउथ सुडान में रिफाइनरीज, पाइपलाइन और ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। तेल निकालने के लिए और बेचने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जो कि साउथ सुडान के पास नहीं है। और जो है उनका प्रोसेस करने के लिए सुडान पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है, जो कि अब दूसरा देश है, क्योंकि ऑयल पाइपलाइन सुडान तक ही है। देश में लगातार सिविल वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्वेस्टर्स भी इंस्टेबिलिटी से डरे हुए हैं, इसलिए नए ऑयल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। जब 2011 में साउथ सुडान से अलग हुआ, तब लगभग 70% से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स साउथ सुडान के पास आया, लेकिन पाइपलाइंस और एक्सपोर्ट पोर्ट्स सुडान के पास रह गए, इसीलिए रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, देश को बर्बाद करने के लिए कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि अंदर के लोग ही दिमक बनकर बैठे हैं। अगर साउथ सुडान में इंटरनेट शांति आ जाए तो ऑयल सेक्टर साउथ सुडान की किस्मत पलट सकता है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिफॉर्म के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, ईमानदारी, शांति और ट्रांसपेरेंसी। क्या लाखों लोगों के बलिदान के बाद साउथ सुडान नई उड़ान भरेगा या फिर जैसा था वैसा ही रहेगा? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।